कोविड-19 के नए वेरिएंट के प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने जिला अस्पताल की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि कोविड-19 के नए वेरिएंट को देखते हुए जिला अस्पताल में सभी सुविधाओं को क्रियाशील रखा जाए। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड, मास्क, सैनिटाइजर एवं आवश्यक औषधियों का भंडारण यथासमय उपलब्ध रखा जाए। जिलाधिकारी ने कोविड-19 के प्रभावी रोकथाम को लेकर अस्पताल की सुविधाओं एवं संसाधनों को जांचने के लिए मॉक ड्रिल कराने के निर्देश सीएमओ को दिए, ताकि मॉक ड्रिल कराने से वर्तमान में जो कमियां उजागर होगी उसे दूर किया जा सके। आज जिला अस्पताल के कोविड की जो सुविधाएं हैं यहाँ पर उनका निरीक्षण किया गया है और अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि जितनी भी कोविड से संबंधित यहाँ सुविधाएं हैं, ऑक्सीजन प्लांट हैं, बेड्स हैं, लैब हैं, उनका मेंटेनेंस तुरंत कर लिया जाए और एक मॉक ड्रिल जैसा यहाँ पे सभी हमारे जो चिकित्सा कर्मी हैं उनके लिए भी आयोजित कराया जाएगा। और वर्तमान में स्थिति ठीक है, कुछ चीज़ों को छोड़ के बाकी हमारी जो सुविधाएं हैं वो सभी काम कर रही हैं और जल्दी हम जो कमियां हैं उनको भी दुरुस्त कर लेंगे। देश भर सहित उत्तराखंड में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में कोरोना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। उत्तराखंड प्रदेश के सभी अस्पतालों में भी कोरोना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया है। मॉक ड्रिल में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, आइसोलेशन बेड की क्षमता, ऑक्सीजन समर्थित बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर समर्थित बेड, डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिक, आयुष डॉक्टर्स की अधिकतम उपलब्धता जैसे मापदंडों को परखा गया। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित अन्य फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की भी जानकारी ली गई। देहरादून के दून अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में मसूरी विंटर कार्निवल के अंतर्गत साइकिल रैली का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मसूरी विंटर कार्निवल पर्यटन को बढ़ावा देने वाला उत्सव है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। यह साइकिल रैली देहरादून से मसूरी तक होगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड का नैसर्गिक सौंदर्य पर्यटकों को आकर्षित करता है। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में सड़क, हवाई एवं रेल कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हो रहा है। राज्य में नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित किए जाएंगे। इस अवसर पर जिलाधिकारी देहरादून मोनिका, अपर जिलाधिकारी के मिश्रा, जिला पर्यटन अधिकारी जसपाल चौहान, जिला कमांडेंट होमगार्ड डॉक्टर राहुल सचान उपस्थित रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में गुड गवर्नेंस स्थापित करने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के सभी सचिवों और अनुसचिवों के साथ एक बैठक की और इस बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह पंचायत स्तर तक पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुने और उसका समय पर निस्तारण भी करे। इसके साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रदेश के आखिरी छोर पर रहने वाले व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ भी पहुंचाया जाए। प्रदेश में सुराज, सुशासन, सरलीकरण और समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को समय समय पर फील्ड विजिट करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश के विकास के लिए शासन में काम कर रहे हैं। सभी अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में इन अधिकारियों को समय समय पर ट्रेनिंग दी जाने की भी जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारियों के साथ बैठक काफी सकारात्मक रही। आज अनुभाग अधिकारी और अनुसचिव से लेकर अपर सचिव तक के स्तर के अधिकारियों की दो अलग अलग हम लोगों ने बैठकें करी हैं और उनके सबके सुझाव भी लिए हैं, कैसे उनकी अधिक से अधिक उपयोगिता हो सकती है, कैसे वो शासन में पत्रावलियों को समय से उनका निस्तारण हो, उनका समाधान हो, उनका सरलीकरण हो। इन सब पर चर्चा हुई है और बड़ी सकारात्मक बैठक रही है। जोशीमठ चारधाम यात्रा का प्रमुख पड़ाव है। चीन सीमा से सटे इस इलाके में लगातार भूत भंसाव होता रहता है, जिसके चलते स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है।
यहाँ 500 घरों में दरारें पड़ गई हैं। लोग डरे हुए हैं। हाल ये है कि लोग अपने घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब राज्य सरकार ने शहर को भू धसाव से बचाने के लिए इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। इसके लिए सिंचाई विभाग को ड्रेनेज प्लान और इसकी डीपीआई बनाने को कहा गया है। प्रशासन द्वारा भूगर्भीय सर्वेक्षण कर इसके कारण जानने का प्रयास भी किए गए थे, जिसके बाद प्रशासन को उस पर जांच चल रही है और जो हमारे अनुसंधान करने वाले जो संस्थान हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट से लेकर तमाम प्रकार के इंस्टीट्यूट उस पर अपना आकलन कर रहे हैं और उसी के आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच और वीआईपी के नाम के खुलासे की मांग को लेकर 24 घंटे से धरने पर बैठे थे, जो कि अब समाप्त हो चुका है। अब इस धरने को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। वहीं हरीश रावत ने धरना दिया तो धामी सरकार के 3 मंत्रियों ने उन पर हमला बोल दिया। मंत्री रेखा आर्य ने भी हरीश रावत को लेकर कहा कि हरीश रावत धरने पर बैठते हैं लेकिन चुनाव कभी नहीं जीतते। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी का कहना है कि यह प्रदेश का मामला है। अंकिता भंडारी प्रदेश की बिटिया की थी, इसलिए हम सबका साथ है। तो वहीं अब इस धरने को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हैं और जब मामला न्यायालय में हो तो वरिष्ठ नेताओं को कोर्ट में चल रही प्रक्रिया को बाधित करने का काम नहीं करना चाहिए। साथ जो मोड़े में था, भाजपा ने उसको राजनीति में डाला। हम तो चाहते थे कि भाजपा के लोग भी आए, सामूहिक सारे उत्तराखंड का संकल्प रहो कि हम लोग जो है इस तरीके की संस्कृति को उत्तराखंड में नहीं पनपने देंगे। लेकिन यदि भाजपा जो है राजनीति कर रही है तो उसका जवाब राजनीति से देने में हम भी कोई परहेज नहीं करेंगे। आपने उनको कहाँ टिकाऊ पाया है? आप यदि देखेंगे तो उनके धरना प्रदर्शन केवल और केवल मैं समझती हूँ कि मीडिया में रहने का एक माध्यम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यदि वो बहुत कुछ कर रहे होते तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की प्रतिदिन जो है, जो दिन प्रतिदिन जो गिरावट आ रही है, चाहे संख्या बल से चाहे वैचारिक रूप से, मैं समझती हूँ कि उनको उस पर चिंतन करना चाहिए। पूरे प्रदेश की बेटियां है रही है अंकिता भंडारी, उसमें हम लोग सब लोग साथ हैं और भी जो प्रदेश स्तर के महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे उसमें हम लोग साथ में आंदोलन करते रहे, संघर्ष करते रहे हैं। आगे आने वाले समय में राजनीति क्या होगी इसका जवाब अभी नहीं दिया जा सकता है। जब मामला न्यायालय में हो तो न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने का ऐसा काम इतने वरिष्ठ नेता को नहीं करना चाहिए। सारे विषय न्यायालय के अंतर्गत हैं और सरकार ने तो जिन जिन विषयों पर सरकार से सहयोग की आवश्यकता थी, जांच एजेंसी को सहयोग हमने किया है। जोशीमठ को देवनगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस वक्त पूरा जोशीमठ खतरे से जूझ रहा है। दरअसल सभी नागरिकों के घरों में मोटी मोटी दरार आ गई है।
घर इतने खतरनाक हो चुके हैं कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। पीड़ितों का कहना है कि अब हमारा इन घरों में रहना किसी खतरे से खाली नहीं। वहीं मंगलवार को आपदा प्रबंधन की टीम व जिला प्रशासन की टीम जोशीमठ नगर पहुंची और पूरे जोशीमठ का निरीक्षण किया। इस मौके पर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने उन घरों का भी जायजा लिया जो घर इस वक्त खतरे की जद में पहुंच चुके हैं। वहीं जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने सभी पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही इस विषय पर कार्रवाई की जाएगी। से तवा लगा था बूटा सा चपेट में 1-1.5 माह से तो ये बूटा तो बहुत तेजी से बढ़ा है। विभिन्न वार्डों में बहुत तेजी से मकानों की दरारें आई हैं, मकान दरारने की स्थिति में। इसी परिप्रेक्ष्य में आज जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर आए थे। उनके द्वारा वार्डों में भवनों को ज़्यादा क्षतिग्रस्त उन भवनों को देखा गया, उनका निरीक्षण किया गया और समस्त क्षेत्र का उनके मोटा मोटा निरीक्षण के द्वारा किया गया। जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जोशीमठ संपूर्ण जगह सभी होटलें मकान क्षतिग्रस्त हो चुकी है और सुनील में पिछले वर्ष भी इसी तरह से पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो रखा है। और आपने देखा होगा पिछले साल सेलंग में एक होटल जमींदोस्त हो गया था। पालिका क्षेत्र में जो मनोहर बाग वार्ड है तो उसके हमारे कुछ घर हैं जो उनका निरीक्षण किया और किसी का घर है किसी का मकान है तो उसमें देखा कि कई जगह पर दरारें आई हुई हैं, कई खेतों में भी कुछ क्रैक्स आए हैं। तो उसमें शासन के द्वारा जो कमेटी थी उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन उसमें किया है। तो उसके क्रम में एक रिकमेंडेशन उसका ये है कि एक विस्तृत एक जो सीवरेज प्लान बनाने की सीवरेज और ड्रेनेज प्लान बनाने की आवश्यकता है। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। गुरु गोविंद प्रकाश पर्व पर सिख समाज के लोगों ने लक्सर नगर में भव्य कीर्तन निकाला। इस दौरान नगरवासियों ने कीर्तन में शामिल श्रद्धालुओं का जगह जगह स्वागत करते हुए उन्हें लंगर भी वितरित किया। आपको बता दें कि कीर्तन में महिलाएं हाथों में झाड़ू लिए सड़कों पर साफ सफाई भी करती नजर आई, तो झांकियां भी आकर्षण का केंद्र बनी रही। वहीं गुरु जन महेंद्र सिंह ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर हर वर्ष की तरह नगर कीर्तन निकाला जा रहा है, जिसमें सभी धर्म के लोग खुशी खुशी शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि यह कीर्तन सारी दुनिया में यही संदेश देता है कि हम सब एक हैं। हर साल नगर कीर्तन धन धन ਸਾਹਿਬ श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰ ਜਾਤੀ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਿ ਭਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਂ। गुरु गोविंद सिंह ऐसे महान योद्धा थे जिनके 40 सिंहों ने चमकौर की गढ़ी में वजीर खान की 10 लाख सेना से मुकाबला किया। उनकी वीरता और उनके जन्म दिवस के अवसर पर ये नगर कीर्तन शुगर मिल की तरफ से निकाला जा रहा है। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में बस्ती बचाओ संघर्ष समिति वनभूलपुरा के संयोजक टीकाराम पांडे ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि गफूर बस्ती ढोलक बस्ती के सैकड़ों परिवारों को भूमि आवंटित कर बसाने को लेकर शासन स्तर पर कार्रवाई वर्ष 2010 से लटकी है। इसके लिए शासन और प्रशासन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय जब सर्दी और अधिक बढ़नी है तो कोरोना महामारी का खतरा मंडरा रहा है। शासन प्रशासन को एक बड़ी आबादी को बसाने के इंतजाम करने चाहिए। हाईकोर्ट को अपने फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि हमारा मानना है कि जो फैसला हुआ है वो केवल संपत्ति के आधार पर हुआ है, यानी कि रेलवे की संपत्ति मान ली गई है। पर हमारा ये कहना है कि ये जो फैसला है ये विवादित संपत्ति के आधार पर किया जाना चाहिए। क्योंकि इस पर जो बनफूलपुरा वासी हैं वो भी इसे अपनी ज़मीन कहते रहे और रेलवे भी उस ज़मीन को अपनी कहते रहा है। अगर कागज़ों की बात करें तो बनफूलपुरा वासियों से कागज़ मांगे गए हैं, पर रेलवे से जो कागज़ मांगे गए हैं वो केवल जो है उनके पास 4 नक्शे के अलावा कुछ नहीं है। और जो वो है भी वो भी जो है 1959 का जो उनके पास नक्शा बनता है, यानी कि ज़मीन रेलवे के पास भी ट्रांसफ़र नहीं हुई है।
सितारगंज के नदन्ना ग्राम पंचायत और कुटरी गांव पंचायत के मध्य एनएच द्वारा बनाए जा रहे बाईपास के किनारे नगरपालिका द्वारा कूड़ा डंपिंग जोन बनाया गया है। लगातार ग्रामीणों द्वारा शिकायत की जा रही थी कि नगरपालिका के द्वारा यहां पर कूड़े के ढेर में आग लगाई जा रही है। पिछले दिनों हमारे द्वारा भी खबर दिखाई गई थी। खबर दिखाए जाने के बाद तहसीलदार शुभांगिनी और अधिशासी अधिकारी नगरपालिका ने संयुक्त रूप से औपचारिक निरीक्षण किया, जहां उनके द्वारा लगातार कई दिनों से कूड़े के ढेर में लगी आग की शिकायत सही पाई गई, जिस पर तहसीलदार शुभांगिनी ने कार्रवाई करते हुए डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन ठेकेदार के ठेके को निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए। लेकिन तहसीलदार के आदेशों का भी पालन नहीं हो रहा और फिर भी कूड़े के ढेर में लगातार आग लगाई जा रही है। आपके द्वारा मुझे पता लगा है कि वहाँ इस तरह से आग वगैरह लगाई जा रही है, लगी गई है। इसके लिए मैं अधिकारी को निर्देश करूंगी कि इसमें जो भी संबंधित अगर ठेकेदार है इस पर लगाई जा रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। वही बात है, मैं जानकारी ले लूंगी और इस पर कार्रवाई करने के लिए सख्त से सख्त निर्देश दूंगी कि इन पर कार्रवाई करें। कि जो यहाँ पर नगर पालिका से कूड़ा आ रहा है और उसको रोज हर दिन जलाया जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो कूड़ा आ रहा है उसको जलाया न जाए, क्योंकि जलाने से पूरे क्षेत्र में प्रदूषण फैल रहा है और इसमें महामारी होने का भी खतरा है। देखो, कोविड काल नजदीक आ रहा है, हमारे जो आसपास के क्षेत्र हैं उसमें धुआं का प्रकोप काफी ज्यादा हो रहा है, तो इसको रोका जाए। मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार प्रतीक जैन ने पंचायत चुनाव के बाद पहली बार रुड़की के नारसन विकास खंड कार्यालय में ग्राम प्रधान सहित क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ बैठक की, जिसमें गांवों के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी। ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए आ रही समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। जैसा कि आमतौर पर बीडीसी की बैठक में होता है, सभी डिपार्टमेंट्स अपने अपने विभागों से संबंधित जो भी स्कीम्स होती हैं, जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स गतिमान होते हैं, वो सभी क्षेत्रवासियों को बताते हैं, ताकि बीडीसी के मेंबर्स के माध्यम से आम जनता के पास भी, हमारे सारे ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लोग हैं उन तक भी वो सारी स्कीम्स, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पहुँचे और जो भी लाभकारी योजना है उससे जो हमारे सभी नागरिक हैं उसका लाभ ले सकें। साथ में ही जो सदस्य हैं उन्होंने बहुत वैलिड जो इश्यूज़ आते हैं, कुछ यहाँ पे देखा गया सड़क को लेकर, कुछ लाइट को लेकर विद्युत समस्याएं भी सामने आईं, कुछ जलापूर्ति को लेकर भी समस्याएं सामने आईं, कुछ कृषि को लेकर भी समस्याएं सामने आईं। तो अलग अलग विभागों को लेकर बहुत सारी समस्याएं सामने आई हैं। हम यहाँ पे सभी समस्याओं को एक बार समेकित करके सभी डिपार्टमेंट्स का रिव्यू करेंगे और किस तरह से उसे रिजॉल्व करना है। 31 और न्यू ईयर को लेकर सरोवर नगरी नैनीताल सहित जिले के विभिन्न पर्यटक स्थलों में देश विदेश से लाखों की संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। लिहाजा पुलिस ने न्यू ईयर के 5 दिन पहले ही पूरा ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है, जिसे सार्वजनिक किया गया है। एसपी यातायात डॉक्टर जगदीश चंद्र का कहना है कि नैनीताल पुलिस द्वारा पर्यटकों की सहूलियत के लिए विभिन्न यातायात प्लान बनाए गए हैं, जिसे नैनीताल पुलिस के सोशल मीडिया पेज पर भी शेयर किया गया है। दूर दराज से आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए कालाडूंगी हल्द्वानी के सभी एंट्री पॉइंट पर यातायात पुलिस मौजूद रहेगी और पर्यटकों को जाने वाले रास्तों का डायरेक्शन देगी। और अत्यधिक दबाव की स्थिति में बरेली रोड, रुद्रपुर की ओर से आने वाले वाहनों को कालाडूंगी रोड से होते हुए नैनीताल की ओर को भेजा जाएगा। ये डिटेल प्लान हम सोशल मीडिया पे डाल चुके हैं, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा रहे हैं। सभी से अनुरोध है जो भी नैनीताल इस समय आ रहे हों इस ट्रैफिक प्लान का अध्ययन जरूर कर लें और किसी भी असुविधा से बचें। साथ में ये भी अनुरोध करना है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी और अन्य पुलिसकर्मी इस ड्यूटी के लिए काफ़ी संख्या में लगे होंगे, कृपया उनका सहयोग करें, उनके साथ अनावश्यक बहस ना करें। आपकी सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए नैनीताल पुलिस लगातार सीमांत घाटी का एक ऐसा सुदूरवर्ती गांव माना जाता है जिस गांव का नाम टोलमा गांव है, जिस गांव में अधिकांश भोटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं, जहां आज भी विकास से कोसों दूर है। दरअसल टोलमा गांव में जाने के लिए वाहन से नहीं बल्कि कई किलोमीटर चढ़ाई करनी होती है। बड़ी बात तो यह है कि इस गांव तक जाने के लिए वर्षों पहले सड़क निर्माण का कार्य किया गया था और वह भी अधूरा रह गया। जो सड़क निर्माण कार्य अधूरा किया गया वह सड़क भी अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिस कारण आज भी इस गांव तक जाने के लिए लोग मीलों मीलों तक पैदल सफर करते हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तो गांव तक जाने के लिए पैदल रास्ता भी नहीं बचा है। हम लोग जान हथेली पर रख करके आवाजाही करते हैं।
कुमाऊं के सबसे ज्यादा छात्र संख्या वाले एमपीजी पीजी महाविद्यालय हल्द्वानी की नवनिर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि लमगडिया के विजय जुलूस को प्रशासन के निकलने के पहले ही रोक दिया गया। हल्द्वानी के जिस बैंकेट हॉल में रश्मि का विजय जुलूस शहर में निकाला जाना था, प्रशासन ने वहां पर भारी फोर्स तैनात कर दिए। रश्मि का समर्थन कर रहे पूर्व छात्र संघ के पदाधिकारियों का कहना था कि पहली बार इतिहास रचते हुए किसी निर्दलीय छात्रा ने अध्यक्ष पद पर भारी मतों से चुनाव जीता है। यह बात सत्ता दल के लोगों को पच नहीं रही। ये एमपी पीजी कॉलेज छात्र संघ का चुनाव हुआ था और आज बिना अनुमति के इनके द्वारा इस स्थान से बैंक्वेट हॉल से जो है जुलूस निकालने का कार्यक्रम था। इनके द्वारा अनुमति नहीं ली गई थी ये छात्रों के द्वारा, लिहाजा ये जो है विजय जुलूस को यहीं पर रोक दिया गया। जिस प्रकार हमने देखा एमपीपीजी महाविद्यालय में एक निर्दलीय छात्रा प्रत्याशी ने इतिहास रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करी और सत्ता पक्ष के प्रत्याशी एबीपी के प्रत्याशी को जिस तरह से बुरी तरह से पटकनी थी, उसके हार का बदला लेने के लिए आज सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतारू हो गई है। छात्राओं का दमन करने पर उतारू हो गई है। जिस प्रकार देखा कि पूरा यहाँ पर बैंकेट हॉल के बाहर प्रशासन इस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से छावनी पर बदल गया था। पूरी तरह से छात्र छात्राओं को दबाने की कोशिश की जाए, परंतु छात्र छात्राओं के दबाव और छात्र शक्ति को देखते हुए प्रशासन ने अंततः जाने की अनुमति दी छात्र छात्राओं को। उत्तराखंड में बढ़ती सर्दी अभी और परीक्षा लेगी। मंगलवार को हरिद्वार और उधम सिंह नगर में अत्यधिक कोहरे को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सोमवार को उत्तराखंड में ठंड और शीतलहर के चलते 4 शहरों में कोल्ड डे कंडीशन रही, यानी यहां 24 घंटे में अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने मंगलवार को भी कई शहरों में यही स्थिति रहने का अनुमान जताया है। वहीं केदारनाथ में तापमान -5.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण समूचा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।